हेलो दोस्त। आज है 15 दिसंबर, 15 दिसंबर। ठीक है। और आपका जो पेपर है मैथ्स का एग्ज़ाम, क्लास 10th, वो है बेटा 10 मार्च को 2025। अब 15 दिसंबर से 10 मार्च तक जो नंबर ऑफ डेज वो आपके पास बचे हुए हैं 84 डेज। ठीक है। इसका मतलब अगर आपने अभी भी क्लास 10th में होके कुछ सीरियसली नहीं पढ़ा है मैथ सब्जेक्ट का, तो भी आपके लिए डरने की बात नहीं है। आप अब अच्छे से फोकस करके पढ़ के, दिमाग लगा के, मेहनत करके आप अभी भी 90% मार्क्स लेके आ सकते हो मैथ्स में। तो घबराना नहीं है, आराम से जितना बोले जाए वो पढ़ना है, उसकी बार बार रिवीजन करनी है। ठीक है। और अपने 90% मार्क्स लाने की तैयारी को पूरे 100% रखना है। ठीक है। अब भाई कुछ बच्चे तो कुछ ऐसा है कि बोल देते हैं 99%। भाई गोल वो बनाओ जो अचीवेबल हो, फिजिबल हो। ठीक है। क्योंकि आपको पता है आप अभी तक नहीं पढ़े तो आप कितने महान हो। तो ऐसे हवाई महल नहीं बनाने हैं, वो महल बनाने हैं जिसको आप सक्सेसफुली अचीव कर सकते हो। ठीक है। अब कुछ बच्चे होते हैं ये सारी चीज़ देख के कि 84 डेज ही बचे हैं, एग्ज़ाम आ गई, दिसंबर ख़त्म होने वाला है, 2025 आ गया। भाई वो ऐसे गोल बना लेते हैं कि मुझे दिन में, अब मैं ना दिन में 18 घंटे पढ़ूंगा, 18 आवर्स। कोई बोलेगा भाई मैं सोऊंगा और पढ़ूंगा 16 आवर्स पढ़ूंगा। कोई बोलता है भाई मैं ना 20 घंटे पढ़ूंगा। ठीक है। ठीक है। एक्सेप्शनल बच्चों की बात नहीं कर रहे हम। ठीक है। हम अपने जैसे नॉर्मल बच्चों की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो भाई ये गोल अचीव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपको सोना भी है, 7 से 8 घंटे की नींद तो आपको ज़रूरी है। ठीक है। अब पूरे दिन घर में तो रहोगे नहीं, 1 घंटे के लिए एक्सरसाइज भी जरूरी है। ठीक है ना। क्योंकि आप हेल्दी रहो, फिट रहो, हेल्दी रहोगे, फिट रहोगे, जभी तो एग्ज़ाम वाले दिन अच्छे से काम कर पाओगे। अगर आप बीमार हो, एफिशिएंटली काम ही नहीं कर पाओगे तो क्या फ़ायदा है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया अब आप पूरी मेहनत कर रहे हो, जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन बीमार होकर बैठ गए। ठीक। तो फिर 1 घंटा आपको जो दिल के डेली काम होते हैं छोटे मोटे, ठीक है, पानी पीना, खाना, ये वो, उसमें भी जाएगा। ठीक है। जब आपके 10 घंटे तो यहीं गायब हो गए 24 में से, तो अब आपके पास बचा 14 आवर्स। तो अगर अब कोई बोले मेरे को 18 पढ़ना है, 16 घंटा पढ़ना है या 20 घंटे पढ़ना है, तो वो फिजिबल गोल नहीं है। तो ऐसे गोल नहीं बनाने हैं जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है भाई। तो चलो हम इस गुड नोट के साथ अपनी रिवीजन, या फिर आप बोल सकते हो क्रैश कोर्स, शुरू करते हैं मैथ्स का। हम डेली यहाँ लिखेंगे कि कितने डेज बचे हुए हैं मैथ्स के एग्ज़ाम के। ठीक। ताकि आपको ट्रैक रहे कि अभी कितने दिन बचे हैं और कितने दिन में कितना पढ़ना है। ठीक है भाई। तो चलो, सबसे जो पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, उसका नाम है भाई रियल नंबर्स। ठीक है। तो एक बात बता देता हूँ मैं शुरुआत में वीडियो में, अगर आप सोच रहे हो कि भाई इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन सोल्व कर करके आपको दिखाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो भी क्वेश्चन होंगे, साथ में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी होंगे, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे अलग अलग बुक है, वो सवाल है, ठीक है, टुगेदर विद है, और अरिहंत की बुक है, इन सारे बुक से भी जो क्वेश्चन आ रखे हैं, दे रखे हैं इन बुक्स में, इम्पोर्टेंट जो हैं या प्रीवियस ईयर्स है, उन सबको हम इस क्रैश कोर्स में कवर करेंगे, ताकि आपकी कोई भी चीज़ बचे नहीं। और मेनली जो चीज़ मैं आपको अब यहाँ कराऊंगा उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है कि आप पैसिव लर्नर बन जाओ, बस सुन रहे हो कि सर क्या पढ़ा रहे हैं और आपको फील आ रहा है कि मेरे को आ गया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर मैं यहाँ पे 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आपको 10 क्वेश्चन अपने पेज और पेन लेके उसके ऊपर लिखने भी हैं, और एक बार नहीं, कम से कम 2-3 बार। नहीं हो रहे तो देख देख के लिखना शुरू कर दो। ठीक है। पर ये ना हो कि आप मूवी जैसे देखते हैं, ऐसे सिर्फ देख रहे हो, कर कुछ नहीं रहे। ठीक। चलो
भाई जो रियल नंबर चैप्टर्स है इसके अंदर आप मेनली जो है ना 3 टॉपिक्स पढ़ोगे। ठीक है, जो सबसे पहला टॉपिक है भाई वो है कि भाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये क्या बोलती है। दूसरी चीज आप पढ़ोगे कैसे हम HCF एंड LCM निकालते हैं। ठीक है, और जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ोगे जिसमें से क्वेश्चन 100% आना होता है वो है भाई आपको प्रूव करना है √2 √3 या √5 वाले नंबर की इरेशनैलिटी। ठीक है, तो ये आपके मेन इस चैप्टर में से टॉपिक रहने वाले हैं। तो इन 3 तरह के क्वेश्चंस को हमें अच्छे से समझना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको सेम कॉन्सेप्ट बार बार अप्लाई करना है, हर बार नया दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, नई खोज नहीं करनी है। तो एक चैप्टर में से नंबर लेने के लिए 3 टॉपिक पढ़ना है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। तो सबसे पहले भाई हम एक ओवरऑल व्यू ले लेते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ FTA फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलती है। ठीक है, वो बोलती है कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड as a product of primes। ठीक है, अब इसके आगे एक और बात है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ठीक है भाई, एंड अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर फंडामेंटल। तो ये मेन बात है, क्या बोल रहा है भाई, दिस इज कॉल्ड द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, फिर आपको एक चीज आई हुई है प्राइम्स क्या होते हैं। ठीक है, प्राइम्स क्या होते हैं। ठीक है, और आपको ये प्रोडक्ट और यूनिक का मतलब पता होना चाहिए। तो पहले कंपोजिट नंबर कौन से होता है भाई, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। वैसे तो मुझे पता है आपको पता होगा, पर हम ये क्रैश कोर्स बना रहे हैं तो उन सभी बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं की है। ठीक है, अगर आपको आता है तो आप आगे से आगे कर सकते हो, बोल सकते हो या लिख सकते हो। ठीक है, पर अगर कहीं पे भी आपको लगे कि ये वाली चीज़ मेरी फेड हो गई है या मुझे दोबारा से रिवाइज करनी है, तो आपको यहाँ पे A to Z सब कुछ मिलेगा करने के लिए। ठीक, तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं बेटा, एक लाइन में अगर मैं बोलूँ तो नंबर्स हु हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, वो नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 4 लिया। ठीक है, तो 4 के जो फैक्टर्स है वो कौन कौन हो सकते हैं, एक तो ये 1 की टेबल में आता है, एक ये 2 की टेबल में आता है और एक ये खुद की टेबल में आता है 4 में। तो क्या इसके 2 फैक्टर है, नहीं, इसके 1 2 3 फैक्टर है। तो ये क्या हो गया, एक कंपोजिट नंबर हो गया। एक होगी एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई 6 किस किस की टेबल में आता है, 1 की में, 2 की में, 3 की में और खुद की 6 में। तो क्या 6 के सिर्फ 2 फैक्टर है, नहीं, 6 के तो 1 2 3 और 4 फैक्टर्स हैं। तो जो 4 और 6 है ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं उनको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। फिर आ गया भाई प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स ये क्या होता है, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, जैसे 2 ले लिया, 2 किस किस की टेबल में आता है, एक तो 1 की टेबल में आता है और एक 2 की टेबल में आता है।
क्या किसी और की टेबल में आता है? नहीं आता। तो इसका मतलब 2 के सिर्फ 2 फैक्टर है, वो है 1 और 2। अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 के कितने, किस किस की टेबल में आता है? 1 की में और 3 के, मतलब इन इसके सिर्फ 2 फैक्टर हैं, उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है। तो ये जो ये नंबर है ये क्या है? ये प्राइम नंबर्स है। जैसे 5 का एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, ये किसकी टेबल में आता है? 1 की में और 5 की में। 7 का एग्जांपल लेते हैं 1 और 7 की में। 11 का ले लेते हैं 1 और 11 की में। तो ये क्या है? प्राइम फैक्टर्स है। ठीक, बहुत अच्छी बात है बेटा। अच्छा, ये आपको टर्म्स पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा नंबर नहीं दे देता। क्वेश्चन में बोल देता है भाई फर्स्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है, या इवन प्राइम नंबर। ठीक, तो आपको एक चीज याद रखनी है भाई, सारे प्राइम नंबर्स में सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है, वो है आपका 2। वो है आपका 2। तो ये नंबर बहुत स्पेशल है 2। क्यों? क्योंकि ये इवन भी है और प्राइम भी है। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इवन और प्राइम दोनों एक साथ है। दूसरा सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा? वो भी है 2। ठीक है, तो इस बात का अच्छे से हमें ध्यान रखना है। ठीक, फिर उसके बाद हमने और क्या अंडरलाइन किया था भाई? प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पे ये है प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो बोले प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड 3, तो इसका मतलब है 2 इंटू 3, और वो क्या आएगा? आंसर 6। तो 2 और 3 का जो प्रोडक्ट है वो है 6। और फिर एक वर्ड आया हुआ है यूनिक, UNIQUE। यूनिक का मतलब होता है स्पेशल। ठीक है, दूसरों के जैसा ना हो, सबसे अलग हो, स्पेशल। ठीक है, तो ये 4 नंबर है, ये 4 टर्म्स है। तो एक बार फिर से डेफिनेशन देख लेते हैं बेटा। FTA फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, वो बोलते हैं कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ठीक है, तो कोई भी एक कंपोजिट नंबर उठा लो दुनिया का, ठीक है, मान लो हमने 100 लिया, तो ये बोल रहा है इसकी जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना, तो वो एक स्पेशल प्राइम फैक्टराइजेशन है, सिर्फ वो ये एक ही नंबर आएंगे, आगे पीछे आ सकते हैं पर हर बार सेम ही नंबर आएंगे। जैसे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पे जो 2 है वो 2 बार आया है, और 5 है वो भी 2 बार आया है। ठीक है, तो कहने का मतलब है, देखो 2 और 5 क्या है? प्राइम्स है, और इनका क्या हो रहा है? प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये बोल रहा है जो 100 है, एक कंपोजिट नंबर है, उसकी एक फिक्स प्राइम फैक्टराइजेशन है। हमेशा जब भी 100 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारा 2 और 5 आएगा, 2 2 बार आएगा, 5 2 बार आएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा। हाँ, और दूसरी बात ये बोल रहा है इसको लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है पर आएगा हर बार सेम आंसर। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इसको ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते थे। तो बोल रहा है लिखने के तरीके से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट हर बार जो प्राइम्स नंबर आएंगे और जितने प्राइम नंबर आएंगे वो हमेशा सेम रहना है। हर बार 2 तो 2 आएंगे और हर बार 2 5 आएंगे। ठीक है, ये वो बताना चाह रहा है। तो आपको जो ये थ्योरम है ये वर्ड बाय वर्ड सही से याद होनी चाहिए। अगर आप सोच रहे हो इस थ्योरम को मैं बस मतलब लिखाऊंगा, जो बुक की लैंग्वेज है वो यूज़ नहीं करूंगा, तो आपके नंबर कटेंगे। और हमें नंबर नहीं कटवाने, जिस चीज़ का पता है कि ये ऐसे होनी है तो वो तो वैसे ही करेंगे। ये बात याद रखनी है। ठीक है, ठीक है भाई, आपको ये सारी बातें समझ आई? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर भाई HCF सेकेंड टॉपिक है भाई, ये टॉपिक नंबर 2, HCF एंड LCM। ठीक है, HCF क्या होता है बेटा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और ये LCM क्या होता है भाई? ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। भाई कुछ बच्चे ना 10th क्लास में तो हो गए हैं और
6 क्लास से ये पढ़ रहे हैं HCF LCM, बट उनको ना अभी भी कंफ्यूजन रहते हैं कि HCF क्या है और LCM क्या है। ठीक है, कंफ्यूज हो जाता है कि किस में क्या निकालना है। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, HCF की फुल फॉर्म याद कर लो, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, और LCM का फुल फॉर्म होते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब जो सबके पास है, और फैक्टर आपको पता है क्या होता है। ठीक है, तो और एलसीएम की फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब होता है सबसे कम, कॉमन मतलब जो सबके पास है, और मल्टीपल मतलब वही नंबर जो सब में आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से याद करेंगे। ठीक है, और ये मल्टीपल है, मतलब अगर मैं 5 के मल्टीपल बात करूंगा तो वो क्या हो जाएंगे भाई, 10 हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, मतलब उसकी टेबल में आ रहे हैं। ठीक है, और इसका HCF का मतलब क्या होता है भाई, कि भाई 20 जो है वो किसकी टेबल में आ रहा है। ठीक है, तो HCF हमेशा जो हमारे पास नंबर है उससे छोटा होता है। ठीक है, और जो LCM होता है भाई, जो हमारे पास नंबर गिवन होते हैं उसमें जो सबसे बड़ा नंबर होता है या तो वो होता है या फिर उनसे भी बड़ा होता है। ठीक है, तो ये बातें याद करने की नहीं है, समझने की है, आपको समझना है। ठीक है, तो चलो फिर अब बात करते हैं हम भाई, पहले करते हैं HCF कैसे निकालते हैं। भाई आपको बोला कि दो नंबर ले लिए भाई उसने, 6 और 20, और बोल रहा है इनका HCF निकाल के बताओ सर। तो देखो भाई, जो 6 है उसकी फैक्टराइजेशन क्या है, वो है भाई 2 इंटू 3। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, और ये देखो ये भी प्राइम नंबर और ये भी प्राइम नंबर है, तो ये है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ऐसे ही 20 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, तो अब भाई HCF हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है भाई, इसको 2 इंटू 5 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, हाँ। अब भाई आपको बड़े से बड़ा वो नंबर निकालने हैं जो इन दोनों 6 के पास भी है और 20 के पास भी है। तो भाई आप देखो, 3 इसमें तो है, कॉमन निकालना है जो दोनों के पास हो, तो 3 इसमें तो है, इस वाले में कहीं पे भी 3 नहीं है। 5 इसमें तो है, इस दोनों में 5 नहीं है। ठीक है, पर यहाँ देखो, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, अब वो नंबर होना चाहिए जो दोनों में हो। ठीक है, और वो सबसे ज्यादा बार जो दोनों में आएगा उसको ले लेंगे, सबसे ज्यादा। देखो समझो, इस बात को गलती नहीं करनी है। ये देखो भाई, यहाँ पे 2 एक बार है और यहाँ पे 2 2 बार है, तो सबसे हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है वो नंबर जो सब में आया है। ठीक है, और वो सबसे बड़ा होना चाहिए, तो ये 2 है। ठीक है, तो ये इसमें भी आया, इसमें भी आया, पर क्या ये वाला 2 का पेयर है, कोई नहीं है। तो h की पावर जो कम वाली होती है ना 1, वो ले लेता है, तो ये आ गया भाई 2 की पावर 1, दैट इज 2। तो HCF जो हो जाएगा हमारा 6 का और 20 का, वो हो जाएगा भाई हमारा 2। 2 एक ऐसा नंबर है जिसकी टेबल में 6 भी आता है और 20 भी आता है। इससे बड़ी कोई इस दुनिया में टेबल नहीं है जिसके अंदर 6 और 20 दोनों एक साथ आते हैं। ठीक है भाई, तो इसको ऐसे फ्रेम कर सकते हैं हम, HCF होता है वो टेबल जिसके अंदर जो नंबर गिवन है वो दोनों के दोनों या तीनों के तीनों उस टेबल में आते हो, सबसे बड़ी टेबल होनी चाहिए वो। ठीक है, चलो भाई अब करते हैं भाई LCM। हमने कौन से नंबर लिए थे, 6 और 20। तो बोल रहा है 6 और 20 का LCM निकालो। LCM का मतलब क्या होता है भाई, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये निकालने के लिए पहले हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 इंटू 3, और 20 की क्या आई थी भाई, 2 की पावर 2 इंटू 5। ठीक है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे कम भी होना चाहिए और वो दोनों में आना चाहिए। ठीक है, वर्ड पे मत जाना, फीलिंग पे जाओ। ठीक है, तो भाई एक बात बताओ, 2 इन दोनों में है ना, तो भाई हम पहले लिख लेंगे LCM हो जाएगा भाई 6 और 20 का। भाई वो कौन सा नंबर है जो दोनों में है, 2 है, सबसे ज्यादा बार किस में आया है, इसमें आया है, तो यहाँ लिख देंगे 2 की पावर 2। फिर जो जो नंबर अब दोनों में नहीं आए ना उनको लिख देंगे। ठीक है, तो 3 इंटू 5, तो यह आंसर आ जाएगा 4 इंटू 5 इंटू 3, 20 इंटू 3, दैट इज 60। तो LCM हो जाएगा 6 और 20 का 60, मतलब 60 एक वो नंबर है जो 6 की टेबल में भी आता है और 20 के में भी आता है, तो इसको बोलते हैं LCM निकालना। फिर भाई इसके बाद जो सबसे लास्ट हो जाता है वो हो जाता है भाई तीसरा टॉपिक, इरेशनैलिटी प्रूव कर दिया, इरेशनैलिटी
√2 की, √3 की, √5 की, 2 प्लस √5 की, ठीक है, 2 प्लस 3 √5 की, ऐसे करके मतलब अलग अलग नंबर है, उनको प्रूफ करना है कि वो क्या है, वो इरेशनल है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक। तो अब हमने इसके बारे में भी समझ लेंगे भाई। सबसे पहले मैं एक ओवरऑल बता देता हूँ स्टेप वाइज। ठीक है, स्टेप 1 तो ये होता है भाई, हमेशा जिस नंबर को भी रेशनल प्रूव करना है, जैसे मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसको पहले जिस नंबर को भी रेशनल प्रूव करना है उसको ना भाई लेट कर लेंगे कि वो नंबर जो है ना वो क्या है, रेशनल है। और जो रेशनल नंबर होते हैं ना उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। स्टेप 2 उस लिखेंगे √2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एट एज p बाई क्यू, और लिख देंगे जो p और q है आर को प्राइम्स। को प्राइम्स क्या होता है, वो नंबर, ठीक है, जिनका खुद में एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। ठीक है, को प्राइम, जिनका एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता उनको बोलते हैं को प्राइम। ठीक है, और हम मान लेंगे कि q जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर q जीरो हो गया तो वो नॉट डिफाइंड आ जाएगा, वो हमें चाहिए नहीं। तो ये लाइन लिखनी बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर भाई स्टेप 3 क्या आ जाएगा भाई, आप लिख दोगे √2 इज इक्वल टू p अपॉन में q। ठीक है, फिर आप लिख दोगे भाई स्क्वायरिंग बोथ साइड, आप लिख दोगे भाई √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा, और ये p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब भाई q स्क्वायर को वहां ले जाएंगे तो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। ठीक है भाई, देखो ये 2 अब इधर आएगा तो वो डिवाइड में चले जाएगा, तो अगर ये इधर है तो एक ही बात है, इसको यहीं रहने दो, और आप लिख सकते हो 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, या फिर इसको लिख लो, ये हो जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2। तो ये दिख रहा है हमें कि जो 2 है वो डिवाइड कर रहा है p स्क्वायर को। ठीक है, इसीलिए जो 2 है वो डिवाइड करेगा p को भी। ठीक है, हम यहाँ लिख देंगे थ्योरम, इफ p डिवाइड्स या a डिवाइड्स p स्क्वायर देन p डिवाइड्स p, यहाँ पे q आना था भाई। ठीक है, तो अगर p जो है वो q स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो जो p है वो q स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। मतलब अगर 2 जो है अगर वो डिवाइड कर रहा है q स्क्वायर को, तो जो 2 है वो q को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो भाई अब ये करने के बाद, ठीक है, हम लिख सकते हैं 2, अभी कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे भाई लेट, अभी हमने p आया था ना यहाँ पे, तो अब लिख देंगे p इज इक्वल टू, भाई किस से डिवाइड हुआ था p, 2 से, तो यहाँ लिख देंगे 2n लिख दो, 2m लिख दो, कुछ भी जो भी आपको सही लगे, पर 2 लिखना बहुत जरूरी है, जिससे ये डिवाइड होगा वो यहाँ लिखना बहुत जरूरी है। तो हम फिर इसको पुट करेंगे इस वाली ऊपर वाली इक्वेशन में, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p की जगह पे क्या लिखना था हमें, 2n का स्क्वायर। तो ये 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर करेंगे 4, n का स्क्वायर करेंगे n स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो 2 से ये कट जाएगा 2 पे, तो ये आ जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। इसको ये भी लिख सकते हैं q स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, सो 2 विल डिवाइड q ऑल्सो। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो हमने ऊपर जो है यहाँ लिखा था कि भाई p और q क्या है, को प्राइम है।
ठीक है। कोप्राइम क्या होता है, जिनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता वन के अलावा। पर हमने अभी भी देखा कि टू जो है पी को भी डिवाइड कर रहा है और जो टू है वो क्यू को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब P and Q have common factor 2 other than 1, ठीक है, which means P and Q are not coprime। ठीक है, it means our assumption is incorrect या wrong, therefore √2 is irrational। ऐसे करके ये स्टोरी लिखनी है बस हर बार। तो इस स्टोरी को भाई 10-15 बार लिख के याद कर लो, ठीक है, 10-15 बार लिख के याद कर लो। मतलब कोई भी क्वेश्चन आ जाए यहाँ √2 की जगह √5 आ जाए, √6 आ जाए, √11 आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक है, आपको सेम स्टोरी लिखनी है। बस जहाँ जहाँ 2 लिखा है या √2 लिखा है उसकी जगह जो नंबर इरेशनल प्रूफ करना है वो लिख देंगे, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी। तो भाई ये तो थे 3 टॉपिक जो आपको बार बार पढ़ने हैं और उनके बारे में एक्सपर्टीज हासिल करनी है। अब एक्सपर्टीज बोलने से तो हासिल होगी नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चंस को सोल्व करना पड़ेगा। और जब एक जैसे क्वेश्चंस आप कई बार सोल्व करते हैं तो अपने आप आपको एक्सपर्टीज आ जाते हैं उस चीज में, आप कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती आपको। तो चलो भाई हम अब एक एक करके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। और जो हम क्वेश्चन अभी ये उठा रहे हैं ना, ये क्वेश्चन बैंक जो है ओसवाल बुक्स का, ठीक है, लेटेस्ट ओसवाल बुक्स का जो क्वेश्चन बैंक है उससे ले रहे हैं। मतलब बढ़िया बुक है, इसमें क्वेश्चन भी सारे अच्छे होते हैं, ठीक। तो यहाँ से हम इन क्वेश्चंस को उठा रहे हैं और एक एक करके प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ओसवाल बुक का पेज नंबर दिख नहीं रहा यहाँ, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, ठीक है, उसको देखते हैं। वो बोल रहा है भाई फाइंड द एलसीएम, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ of 6 and 20 by prime factorization। तो ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। मुश्किल है बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें पता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 क्या होती है भाई, वो होती है 2 × 3। 20 की क्या होती है भाई, 2 की पावर 2 × 5, ठीक है। तो अब उसने बोला एचसीएफ बताओ, एचसीएफ बताओ 6 और 20 का। तो आप क्या बोल दोगे भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वो नंबर जो दोनों में आया हुआ है तो वो तो 2 है। यहाँ पे 2 एक बार है, यहाँ पे 2 2 बार है, तो दोनों में कितने 2 आए हुए हैं, यहाँ पे भी एक बार 2 आया, यहाँ पे भी एक बार आया, तो वो आंसर आ जाएगा 2। फिर बोला उसने एलसीएम बताओ 6 और 20 का, ठीक है। तो बेटा जिसके ऊपर ज्यादा पावर है ना वो लेना है हमें। तो 2 के पावर 2 है तो 2 की पावर 2, और जिसके जो दोनों में कॉमन नहीं है वो लेना है। तो यहाँ पे 3 और 5 ऐसे नंबर है जो दोनों में कॉमन नहीं है, तो 3 भी लेना है और 5 भी लेना है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई आपके पास, 20 × 3 दैट इज 60। तो एचसीएफ आ गया 2, एलसीएम आ गया 60। ऐसे करना था ये क्वेश्चन, ठीक है। 30 सेकेंड से भी कम में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है भाई। अब भाई हम एक एक करके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं, ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ठीक है, 1 मार्क ईच होता है ये इनका, ठीक है, वे वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है भाई, इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 180 एंड HCF of x and y is 3, then find the LCM। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, 1 नंबर का, क्योंकि बेसिक चीज है ये।
भाई वेरी इंपॉर्टेंट बात लिखने जा रहा हूँ, इसको लिखना है और याद करना है। क्या? नंबर 1 इंटू नंबर 2 इज इक्वल टू HCF ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2 इंटू में LCM ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2। तो जो दो नंबर हमें गिवन होते हैं ना, उनका प्रोडक्ट HCF और LCM के प्रोडक्ट, उन नंबर के HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो यहाँ पे वो दो नंबर क्या है, x और y, ये प्रोडक्ट दे रखा है। तो ठीक है, x और इंटू वाई इज इक्वल टू HCF ऑफ x एंड y इंटू में LCM ऑफ x एंड y। ठीक है, तो भाई x और y का मल्टीप्लाई करके कितना आया 180। HCF कितना दे रखा है 3, हमें क्या निकालना है LCM। ठीक है, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है 3, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 180 अपॉन में 3 इज इक्वल टू LCM। तो 3 को करेंगे तो ये आएगा 60, तो LCM कितना आ जाएगा 60। ठीक है, तो दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा, HCF 3 दे रखा है तो उनका LCM आ जाएगा 60। ठीक है बेटा, एक बार देख लो क्वेश्चन को। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है इसमें, LCM ऑफ टू नंबर्स इज 182। ठीक है, एंड HCF इज 13, वन ऑफ द नंबर इज 26, फाइंड द अदर। लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन ताकि आप पढ़ के और अच्छे से समझे, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, टीचर आपको सीधा क्वेश्चन में से वैल्यू पुट करके और करना शुरू कर देता है, बच्चों को लगता है मुझे समझ आ गया। ठीक है, बट जब वो बच्चा उस सेम क्वेश्चन को पेपर में पढ़ता है ना, उसको वो वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने में टाइम लग जाता है, या फिर वो कर भी नहीं पाता, क्योंकि उसने क्वेश्चन पढ़ा थोड़ी ना था, उसको तो थाली में परोस के दे दिया था भाई ये वैल्यू है, इनको सोल्व कर दे, पर वहां पे तो भाई खुद लेना है। ठीक है, तो इसलिए आपको मैं पर्सनल सजेशन दे रहा हूँ बेटा, एक क्वेश्चन को ना दो दो तीन तीन बार पढ़ो और उसको ना ये पता कर लो कि इसमें निकालना क्या है, क्योंकि अक्सर बच्चे क्या होता है, निकालना कुछ होता है और निकाल के कुछ आते हैं, घर पे पूछते हैं पेपर कैसा हुआ, वो बोलते हैं 1 नंबर का हो गया, मतलब मजे ही मजे। फिर जब रिजल्ट आते हैं उनके नंबर कम आते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने जो निकालना था वो ना छोड़, निकाल के कुछ और निकाल दिया। ठीक है, फिर उसके नंबर थोड़े ना मिलेंगे। तो भाई अब क्वेश्चन है, द LCM ऑफ टू नंबर्स is 182 and their HCF is 13 if one number is 26, find the, ये क्वेश्चन है बेटा। तो हमने पढ़ा है कि N1 इंटू N2 इज इक्वल टू LCM ऑफ N1 N2 इंटू में HCF ऑफ N1 N2। ठीक है भाई, ये पढ़ा है। तो N1 N1 देखा, वन नंबर इज 26, तो ये वाला दे रखा है 26, ये हमें नहीं पता क्योंकि वो निकालना है, फाइंड द अदर। LCM हमें दे रखा है 182 और HCF दे रखा हमें 13। तो भाई यहाँ पे N2 रहेगा, ये 26 मल्टीप्लाई का उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 126 नहीं 26, सॉरी। तो अब इसको काट दें, 13 2 जा 26, अब 2 को उसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 91। तो हमारे पास जो सेकंड नंबर है वो कितना आ गया 91, तो हम लिख सकते हैं द सेकंड नंबर इज 91। ठीक, ऐसे करके आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाली लाइन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मच इंपॉर्टेंट, तो इसको भूलना नहीं है। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, कुछ अजीब सा आ जाए, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, तो एटलीस्ट ये लाइन लिख के जरूर आओगे, मिस नहीं करोगे। ठीक है, चलो फिर है भाई थर्ड क्वेश्चन। ठीक, थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। क्वेश्चन लिख देता है, फिर देखना आपको समझ में आया नहीं। फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स
exponents of prime factors in prime factorization ऑफ 196 ये क्वेश्चन में ये बोल रहा बेटा 196 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो और जो प्राइम फैक्टर्स की पावर आई है एक्सपोनेंट्स मतलब पावर, उनको ऐड करके बताओ कितना आया। तो सबसे पहले तो 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो भाई दो तरीके होते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के, ठीक है। एक डायरेक्ट करने लग जाता है इंसान और एक दूसरा साइड में ऐसे करना शुरू कर देता है 196। तो यहाँ पे 2 करेगा तो ये आएगा 9 जा 18, 8 जा 16, फिर 2 से करेगा तो ये आएगा 4 जा 8, 9 जा, फिर ये 7 और फिर ये 7, ठीक है। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 2 की पावर 2, क्यों 2 कितने बार आया है 2 बार, तो 2 की पावर 2, और 7 कितनी बार आया 2 बार, तो 7 की पावर 2। एक्सपोनेंट्स का मतलब होता है बेटा पावर, एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या होता है ये पावर, ठीक है। इनका सम पूछा है, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, तो लिख देंगे सम ऑफ एक्सपोनेंट्स इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 2 पावर है यहाँ पे भी 2, तो 2 + 2 दैट विल बी 4 आंसर, ठीक है। ऐसे करना था ये क्वेश्चन, नॉट अ बिग डील, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन समझते हैं, करते हैं भाई। तो जो थर्ड क्वेश्चन हो गया थर्ड क्वेश्चन, अब फोर्थ कर रहे हैं, ठीक है। फाइंड द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन भाई। फाइंड द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर and smallest composite number। बेटा इतना बढ़िया क्वेश्चन है ना ये, क्योंकि जिस बच्चे ने इन टर्मिनोलॉजी पे ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है, उसका गलत होना ही होना है, वो उसको पता ही नहीं है करना क्या है क्वेश्चन में। तो इसलिए टर्मिनोलॉजी को अच्छे से समझो और याद रखो। तो उसने बोला फाइंड द एलसीएम, पहले तो बोला एलसीएम निकालना है किसका, ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। सबसे पहले तो कंपोजिट नंबर कौन से होता है बेटा, कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिनके 2 फैक्टर्स, 2 से ज्यादा फैक्टर हो, ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर्स वाले नंबर, ठीक है। तो बोल रहा है 2 डिजिट का सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, तो भाई 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या है 10 है। तो क्या 10 जो है वो कंपोजिट नंबर है, उसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, हाँ है, 1 है 2 है 5 है 10 है, तो 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो वो नंबर क्या होगा, वो हो गया 10। तो यहाँ लिखेंगे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू 10। फिर बोला स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है भाई, सबसे छोटा ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। भाई 1 है नहीं, 2 है नहीं, 3 है नहीं, 4 है वो, ठीक है। तो अब बोल रहे हैं इनका एलसीएम बताओ, तो एलसीएम बताना हमें 4 और 10 का। तो भाई 4 और 10 का एलसीएम क्या होगा भाई, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, मैं बता रहा हूँ 4 और 10, ठीक है। पर हमारा जो चैप्टर है ना वो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके एलसीएम निकालने के ऊपर दबाव दे रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, 4 के फैक्टर्स लिखेंगे 2 की पावर 2, 10 के फैक्टर लिखेंगे 2 की पावर 2 × 5। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा भाई, 2 की जो हाईएस्ट पावर है वो है 2, और अब वो नंबर लिख दो जो दोनों में नहीं है, वो है 5। तो 2 2 जा 4 × 5, आंसर आ जाएगा भाई हमारा 20, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया भाई हमारा 20। तो एलसीएम जो है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का हो जाएगा 20, ठीक है। ऐसे करना था ये क्वेश्चन। अब आ गया भाई हमारे पास, कौन सा आ गया भाई,
फाइव है भाई हमारे पास। एक्सप्रेस 429 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ये क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो भाई बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, कैसे करेंगे अब वो देख लो। सबसे पहले भाई 429 के प्राइम फैक्टर्स लिखने। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स तो जब लिखोगे ना जब हमें इनके फैक्टर्स पते होंगे। तो 429 ये देखते हैं किससे डिवाइड होगा। भाई लास्ट में 9 है तो 2 से तो डिवाइड हो नहीं सकता, क्योंकि 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में क्या चाहिए, 2 4 6 8 0, मतलब इवन नंबर चाहिए, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब 3 से चेक करते हैं, 3 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, वो नंबर डिवाइड होते हैं जिनकी डिजिट का सम 3 का मल्टीपल हो। मतलब अगर सारी डिजिट्स है, जैसे 4 to 9 है, तो 4 + 2 + 9 करेंगे तो कितना आएगा बेटा, ये आएगा 15। ठीक है, 15। तो क्या 15 3 के टेबल में आता है? हाँ आता है, तो इसलिए ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। ठीक है, अब आ गया भाई 1 4 3। अब ये किससे डिवाइड होता है भाई, 3 से चेक कर, 2 से होगा नहीं, 3 से चेक कर लिया, 4 + 1 5, 5 + 3 8 नहीं होता, 4 से भी नहीं होगा। ठीक है, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, जब 2 से ही नहीं हुआ तो 6 से हो ही नहीं सकता, 7 से भी नहीं हो रहा, 8 से भी नहीं हो रहा, 9 से भी नहीं हो रहा। ठीक है, 10 से भी नहीं हो रहा, 11 से होगा, ये मुझे पता है। बट आपको एक सेकंड में कैसे पता लगेगा कि ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है? देखो बेटा, जब 11 से हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 2 डिजिट के नंबर को, ठीक है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, इस 1 को लिखो, बीच में स्पेस छोड़ो और इस 3 को लिख दो। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करके कितना आएगा 4, वो बीच में लिख दो, तो 143। तो कोई ऐसा नंबर दिख जाए जिसके यहाँ और यहाँ जो नंबर है उनका सम बीच में लिखा हुआ है, तो समझ लेना वो 11 से मल्टीप्लाई करके आया है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 11 कितने जा भाई, ये देखो ये नंबर और ये नंबर एक साथ लिख दो, 13 जा, फिर 13 1 जा। तो 429 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 3 11 और 13। ठीक है, ये आंसर हो गया भाई। तो सिर्फ उसने प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन ओ इट्स प्राइम फैक्टर्स बोला था, वो हमने निकाल के दिखा दिया है भाई। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन बोल रहा है भाई, व्हाट इज द HCF ऑफ, एक सेकेंड बेटा 2 मिनट रुक जाओ, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर and the smallest composite number। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है कि एच से बताओ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का। तो वही बात है, आपको जब तक प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में नहीं पता होगा आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो बेटर यही है टर्मिनोलॉजी को अच्छे से बार बार रिवाइज करते रहे और कोई चांस ही ना हो कि आपसे गलत हो जाए। तो बेटा सबसे बताओ, सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है भाई, वो प्राइम नंबर कौन सा होता है जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हो। तो 1 का तो एक ही फैक्टर है, 2 है ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर्स हैं। ठीक है, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है भाई, कंपोजिट नंबर वो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, वो है 4। तो इसका HCF बोला है उसने भाई, HCF बताओ 2 और 4 का। तो वो सबसे छोटी टेबल जिसमें ये दोनों नंबर आते हो, तो वो भाई देखते ही पता लग रहा है 2 है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो कुछ बड़ी बात नहीं थी, बस आपको ये टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए थी। तो भाई हमारी ओसवाल बुक के जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन थे ना इस HCF LCM वाले कॉन्सेप्ट के, वो हो गए हैं खत्म। ठीक है,
अब आ जाएंगे थोड़े से बड़े क्वेश्चंस, जो है कौन से क्वेश्चंस है भाई, वो है आपके अब वो आ जाएंगे आपके वेरी शॉर्ट, तो हट गया है, अब आ जाएंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन दे रखा है भाई, वो दे रखा है, ये कितने मार्क्स के आते हैं बेटा, 2 मार्क्स के। ठीक है, तो वो दे रखा है, अ फॉरेस्टर वांट्स टू प्लांट 66 एप्पल ट्रीज, 88 बनाना ट्रीज एंड 110 मैंगो ट्रीज इन इक्वल रोज। In terms of number of trees, also he wants to make distinct rows of these trees. Only one type of tree in one row. Find the minimum number of row required. देखो बेटा, समझने वाला समझ जाता है, क्वेश्चन जो नहीं समझता ना उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उसको तो अपने नंबर लेके आने हैं। ठीक है, तो कैसे करना वो भी बताएंगे, और इस क्वेश्चन का मतलब क्या मैं वो भी बता देता हूँ। ठीक है भाई, फॉरेस्टर कौन होता है, जो जंगल में पेड़ वेड़ लगाता है ना, फॉरेस्ट में रहता है, उसको बोलते हैं फॉरेस्टर। ठीक है, वॉन्ट्स टू प्लांट 66 एप्पल ट्री, तो एप्पल ट्री कितने हैं भाई, एप्पल ट्री, क्या क्वेश्चन लिखना पड़ेगा बेटा, भाई लिख देता हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास एग्जाम टाइम में ये वाली बुक होगी, जिनके पास नहीं होगी वो बिना क्वेश्चन के क्या रिवाइज करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मुझे पता है 1 मिनट ज़्यादा लगेगी, बट बच्चों के लिए मैं थोड़ा सा मेहनत कर सकता हूँ। तो क्वेश्चन है भाई, आ forester wants to plant 66 apple trees, 88 bananas, banana banana trees and 110 mango trees in equal rows। ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, इन इक्वल रोज, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ट्री। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ट्रीज। ऑल्सो he wants to make distinct rows of the trees, only one type of tree in one row. Find the minimum number of rows. Find minimum number of rows required। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। फॉरेस्टर वांट्स टू प्लांट 66 एप्पल ट्रीज, 88 बनाना ट्रीज एंड 110 मैंगो ट्रीज। एक आदमी था, उसको ना पेड़ लगाने थे, तो उसने डिसाइड किया वो 66 एप्पल पेड़ लगाएगा, 88 बनाना के पेड़ लगाएगा और 110 मैंगो के ट्री लगाएगा। ठीक है, पेड़ लगाएगा, और जो इक्वल रोज में लगाएगा इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ट्रीज। मतलब मान लो एक लाइन ये बनाई, एक लाइन ये बनाई, एक लाइन ये बनाई, तो ये बोल रहा है जितने पेड़ इस लाइन में होंगे 1 2 3, तो इतने ही इस लाइन में होंगे। ठीक है, और क्या बोल रहा है भाई वो बोल रहा है, ऑल्सो ही वॉन्ट्स टू मेक डिस्टिंक्ट रोज ऑफ द ट्रीज, ओनली वन टाइप ऑफ ट्री इन वन रो। बोल रहा है अगर इस ट्री में सारे पेड़ लगाए बनाना के, तो सारे बनाना के ही होंगे, और इसमें अगर मैंगो लगाए तो इसमें सारे मैंगो के ही होंगे, और अगर इसमें उसने एप्पल लगाए तो सारे के सारे
पेड़ इस वाली रो में एप्पल के ही होंगे। तो ये दो बात उसने बोली। तो वो बोल रहा है कि बताओ कितनी रो बनेंगी ये पेड़ लगाने के लिए, ठीक है। तो एप्पल कितने हैं भाई, एप्पल थे 66। बनाना कितना है भाई, बनाना है आपके पास 88 ट्रीज, और मैंगो है आपके पास 110, ठीक है। तो भाई जब भी कभी आपको इतने सारे पेड़ दिए हैं, अब देखो पेड़ तो बहुत सारे हैं पर लाइन तो कम ही बनेगी ना इन पेड़ों से, तो इसका मतलब वो क्या बोल रहा है, HCF निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई आपको 66 के प्राइम फैक्टराइजेशन पता होगी, 2 इंटू 3 इंटू 11, ठीक है। फिर 88 की पता होगी भाई, क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। फिर आपको भाई 110 की पता होगी, क्या 2 इंटू 5 इंटू 11, ठीक। इसको लिख, ये तो ऐसे ही लिखी रहेगी, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 11, इसको भी, ये भी ऐसी लिखी रहेगी, ठीक है। तो उसने बोला HCF निकालो। HCF क्या होगा भाई, इसका HCF होगा, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो बड़ा से बड़ा नंबर जो तीनों में आया हो। तो भाई देखो यहाँ पे 2 एक बार आया, यहाँ 2 3 बार आया, यहाँ 2 2 बार आया, तो वो कितने 2 हैं जो तीनों में आए हैं, तो वो बस एक ही 2 है जो तीनों में आया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। क्या 3 तीनों में आया है, नहीं आया है, ठीक है। क्या 11 तीनों में आया है, हाँ आया है। क्या 5 तीनों में आया है, नहीं आया है। तो 2 और 11 मतलब 22, ठीक है। तो क्या भाई 22 आ गया इसका HCF, ठीक। तो 22 इसका HCF आ गया, ठीक। अब भाई हमें जो है ना कितनी रो निकालनी है, पहले तो पता करो कि टोटल नंबर ऑफ रोज प्लांट ट्रीज कितनी है भाई, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हो जाएंगे आपके, इनको ऐड करोगे तो आएगा आपका 264, ठीक है। और फिर अब टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएगी भाई, वो हो जाएगी 264 अपॉन में 22। आपको पता है ये 22 क्या है, 22 ये है कि एक रो में कितने पेड़ लगेंगे, एक रो में कितने पेड़ लगेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रीज इन वन रो, तो एक लाइन में 22 पेड़ लग रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएगी, 22 को 264 से डिवाइड कर दो, तो भाई 11 2 जा और 11 24 जा। अब 24 को 2 से करेंगे तो 12, तो टोटल कितनी रो बनेगी भाई, 12 रोज बनेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को ऐसे करना था। अब भाई बुक में दे रखा है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी जो मार्किंग स्कीम होगी वो कैसे होगी। भाई ये कितने नंबर का है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो भाई जिसने इसका एलसीएम निकाल दिया ये वाला, उसको हाफ नंबर मिलेगा। यहाँ पे अगर क्वेश्चन छोड़ देता तो उसको 2 में से आधा नंबर मिलेगा। अगर उसने टोटल नंबर ऑफ ट्रीज निकाल दिया हाफ, अरे भाई ठीक है, इसका भी हाफ नंबर और ये निकालने का पूरा 1 नंबर, ठीक है। तो हाफ हाफ प्लस 1 तो 2 नंबर हो गए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 2 मार्क्स का है। 2 numbers are in ratio, 2 numbers NUM are in ratio 2:3 and their LCM is 180. What is HCF
ऑफ दीज नंबर्स। ठीक है भाई, भाई दो नंबर है वो 2:3 रेशियो में है, ठीक है। तो लेट द नंबर्स बी, कौन से हो जाएंगे, एक 2x हो जाएगा और एक 3x हो जाएगा। तो हमें ये पता है कि नंबर 1 इंटू नंबर 2 इज इक्वल टू HCF ऑफ नंबर 1 नंबर 2 इंटू में LCM ऑफ नंबर 1 नंबर 2। तो भाई नंबर 1 क्या है, 2x है, नंबर 2 क्या है, 3x है, और HCF क्या है भाई, इन दोनों का हमें निकालना है। LCM कितना दे रखा है भाई, 180। तो HCF को यही रखेंगे, ठीक है। अच्छा, हमें ये ना नंबर निकालने पड़ेंगे बेटा पहले। तो क्या करेंगे भाई, देखो 2x के जो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी, वो 2 इंटू एक्स हो जाएगी, ठीक है। और 3x की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी भाई, वो हो जाएगी 3 इंटू एक्स। एलसीएम क्या हो जाएगा भाई इनका, वो नंबर जो दोनों में है वो है x, और वो नंबर भी जो दोनों में नहीं है, तो ये हो जाएगी भाई 6x। तो एलसीएम उसने पहले ही दे रखा है कि 6x कितना है, 180 है। तो 6x 180 है, तो x कितना हो जाएगा, 180 अपॉन में 6। तो ये आ जाएगा भाई 6 3 जा 30। तो इस x को अगर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 30 को अगर इन नंबर्स में 2 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे रेशो से, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 60, और ये आ जाएगा भाई आपका 90, ठीक है। और हमें HCF निकालना है, तो बस अब 60 इंटू 90 अपॉन में 180 इज इक्वल टू HCF। काट दो भाई, 90 2 जा 2 से कट्टा, ये आ गया भाई 30। तो HCF आ जाएगा भाई 30, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, ठीक है। अगर याद रख पाओ तो इस बात को याद रखना है, ठीक है। जो LCM होता है ना बेटा, ठीक है, वो क्या होता है, HCF इनटू में जो बाकी नंबर के अनकॉमन फैक्टर्स है ना, अनकॉमन फैक्टर, ये होता है भाई आपका LCM, ठीक है। जैसे इस केस में आप देख सकते हो 180 जो है वो कैसे आया, HCF आया भाई हमारा 30, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और बचे क्या भाई हमारे अनकॉमन फैक्टर, क्या क्या थे, 2 और 3 थे, 2 इंटू 3, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आ रहा है, तो इसलिए मैंने ये बात यहाँ पे लिखी है। ये वीडियो हो गई भाई हमारी 58 मिनट्स के आसपास हो गई है, ठीक है। तो जो बाकी के क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, एक वीडियो इतनी लंबी बहुत है, ठीक है। तो इसकी इस वाली सीरीज चैप्टर की मेरे ख्याल से 2 वीडियो हो रहेंगी, 2 या मैक्सिमम 3। अगर उस जिस बच्चे ने वो कर लिया ना, उसका एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं जो उसने कभी देखा नहीं होगा। पेपर में जो क्वेश्चन आएगा 100% उसने देखा होगा, उसको कैसे करना है ये उसको पता होगा, और वो जल्दी जल्दी अगर प्रैक्टिस करेगा तो उसको कर सकता है, ठीक है भाई। आप अपने कमेंट्स जरूर करें ताकि मेरे को पता लगता रहे भाई समझ में आ रहा है या नहीं। थैंक यू।